मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं सचिन पांडे टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे आप बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं पुनः आप सबका। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आपके सामने डीएसएसबी टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। कुल 5000 से भी अधिक वैकेंसी है। 5346 कुल पदों की संख्या है इसमें, और बहुत अच्छा मौका आपके लिए एक और मिल गया। तो आप सभी लोगों के सामने मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबरीनेट ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपकी वैकेंसी आ चुकी है डीएसएसपी टीजीटी की। तो इस नोटिफिकेशन में आपका फॉर्म भरने का डेट है 9 तारीख से। 9 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं? तो 7 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे 1 महीने के लगभग फॉर्म भरने का समय है। और इसमें आपका पदों की संख्या दे तो पदों में अलग अलग विषय की अलग अलग पद हैं। इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग पद, जैसे टीजीटी मैथमेटिक्स, इंग्लिश की है, और सोशल म्यूजिक, तो इस सब का पद आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत में पदों की संख्या आपका टीजीटी संस्कृत मेल में आपका अनरिजर्व में आपका यूआर में क्या है, 34 पद हैं कुल। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, टीजीटी संस्कृत मेल में 34 सीट हैं, यूआर में मतलब अनरिजर्व में 165 आपके ओबीसी के हैं, 165 सीट आपके किसने हैं, ओबीसी के हैं। और इसके बाद 55 सीट जो हैं आपके किसके होंगे, एसटी के होंगे। इसके बाद 10 सीट आपके किसके हैं, तो एसटी के, एससी के 55 सीट हैं और एसटी के 10 सीट हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में संस्कृत में जो सीटें हैं उसमें संस्कृत में सीटों की संख्या ईडब्ल्यूएस में जो है वो कितनी है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। उर्दू है, यहाँ संस्कृत है ना। तो संस्कृत में यहाँ पर अगर मेल की बात करें तो 78 सीट किस में है, मेल में, ईडब्ल्यूएस में है। तो ये अच्छा मौका है आप सबके लिए, बहुत ठीक ठाक सीट है। 34 सीट अनरिजर्व के लिए है, 165 सीट ओबीसी के लिए है, 55 सीट मेल में मैं बता रहा हूँ एसटी के लिए है, और एससी और एसटी के लिए को है 10 सीट है। 78 सीट आपके किसके हैं, मेल में, आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। बहुत अच्छा। और कुल मिला के 342 सीट है किसमें, मेल में। अगर हम बात करें फीमेल की, टीजीटी संस्कृत फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व में 106 सीट हैं फीमेल में, 181 सीट आपकी ओबीसी में है, 55 सीट आपके एससी में है, और एसटी में आपके 23 सीट है, और 51 सीट आपकी किस में है, ईडब्ल्यूएस में है। कुल महिला के लिए जो पद है वो 416 फीमेल का ये पद है टीजीटी में। संस्कृत की मैं बात कर रहा हूँ, संस्कृत मेल की सीट कुल 342 है, और संस्कृत टीजीटी के फीमेल की सीट 416 है। तो महिला का पद ज़्यादा है, पुरुष का पद कम है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, पुरुष के लिए भी ठीक ठाक पद है। इतना पद में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। बहुत अच्छा ये मौका है आप सबके लिए, बहुत अच्छा खासा पद दिया है इसमें, सीटें हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये सारा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि संस्कृत में मेल और फीमेल में सीटों की संख्या कितनी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि टीजीटी संस्कृत का सिलेबस क्या है। टीजीटी संस्कृत में जो सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है टीजीटी संस्कृत में, तो आपका संस्कृत भाषा नैपुण्य एवं साहित्य में आपको सबसे पहले संस्कृत व्याकरण, अनुवाद और काव्यार्थ पद्यांश पढ़ने हैं। टीजीटी संस्कृत में आपको भाग क, अब इसमें यूनिट वाइज भी है, इसमें भाग क है, भाग ख है, भाग ग है। तो निर्धारित पाठ्यक्रम में भाग क में आपको क्या पढ़ना है, 4 भागों में इसको बांटा गया है। कितने, 4 भागों में बांटा गया है। भाग क में आपको शब्द रूप, धातु रूप, संख्यावाची शब्द पढ़ने हैं। भाग ख में आपको लघु वाक्य रचना पढ़ने हैं। भाग ग में काव्यांश, हितोपदेश और रघुवंश पढ़ने हैं। और भाग ग में गद्यांश का शुकनाशोपदेश पढ़ने हैं। क्या है, गद्यांश का शुकनाशोपदेश पढ़ना है। ये 4 भागों में आपका पाठ्यक्रम बटा हुआ है। बिल्कुल सामान्य ये सिलेबस है, और आपकी परीक्षा संभवतः फरवरी लास्ट में या मार्च में आपकी हो जाएगी।
तो आपके पास पूरे 2-3 महीने, 3 महीने का तो पूरा समय है और इस 3 महीने में इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। बहुत सामान्य पाठ्यक्रम है, बहुत सरल भाषा में आपको संस्कृत पूरे पाठ्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप सिलेबस देख लें, इसमें शब्द रूप, धातु रूप, संख्यावाची और इस 4 भागों में बाँटा गया। अब आप आएँगे डिटेल में इसके बाद जानेंगे, तो भाग क में आपको क्या करना है, भाग क में आपको अक्षरशः दे दिया है, व्याकरण में आपको शब्द रूप याद करना है। अब शब्द रूप में किन किन शब्दों का रूप याद करना है ये स्पष्ट दे दिया, ये सबसे अच्छी बात है। आपको राम, हरि, गुरु, पिता, रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ, गृह, वारी, मधु, गो, भगवत, जगत, आत्मन, पथिन, वाच, विद्वत, सर्व, किम, तद, एतद, यद, इदम, अस्मत् तथा युष्मत्, इन सभी सर्वनाम, इन सभी संज्ञा और सर्वनाम के रूप याद करने हैं। आपकी परीक्षा में ये पूछा जाएगा, कोई भी शब्द दे करके उसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। इसके बाद आपका धातु रूप आता है, तो धातु रूप में आपको केवल 5 ही लकारों में धातु रूप याद करने हैं, लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग, इन्हीं 5 लकारों में धातु रूप याद करना है। वो भी किन किन धातुओं का ये भी दे दिया है, पठ, पच, भू, क्री, अश, अद, हन, दिव, तन, तुद, सु, रुध, क्री, चुर एवं सेव, केवल इन्हीं धातुओं का 5 लकारों में धातु रूप याद करने हैं। इसके बाद आपको संख्यावाची शब्द में 1 से 100 तक की गणना, 1 से 100 के बीच में सभी संख्याओं का संस्कृत में जानना है कि 85 को क्या कहते हैं, 26 को क्या कहते हैं, 25 को क्या कहते हैं, 89 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 99 को क्या बोलते हैं, ये सवाल पूछेगा। बस भाग क में इतना ही है, तो बड़ा आसान है भाई। कोई धातु रूप दे करके उसमें लकार पुरुष वचन पूछ लेगा, कोई शब्द रूप देकर उसमें विभक्ति और वचन पूछ लेगा, कोई संख्या देकर उसमें संख्या, तो बहुत आसानी से इसको 10 दिन में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद भाग ख की बात है, तो भाग ख में अनुवाद में क्या है, लघु वाक्य रचना। भाग क में निर्धारित शब्द रूपों, धातु रूपों तथा संख्यावाची शब्दों के प्रयोगों पर आधार पर आपको लघु वाक्य रचना, यानी छोटे छोटे कोई वाक्य देगा, उसमें पूछेगा कि ये वाक्य सही है या कि गलत, शुद्ध है या अशुद्ध, यह सवाल पूछेगा। भाग ग की बात करें तो भाग ग में हितोपदेश पढ़ना है, पद्यांश काव्यांश पढ़ना है, जिसमें हितोपदेश पढ़ना है। प्रस्तावित अध्याय 1 से लेकर के 25 पद्य तक, मात्र अध्याय 1 में आपको केवल 25 श्लोक ही पढ़ने हैं, हितोपदेश पूरा नहीं पढ़ना है, केवल पहला अध्याय का 25 श्लोक शुरुआत के पढ़ने हैं। ये बड़ा आसान है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो रघुवंश, रघुवंश का प्रथम सर्ग पढ़ना है, केवल रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं, केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है, और प्रथम सर्ग में भी केवल 25 श्लोक, शुरुआत के 25 श्लोक, 1 से लेकर 25 श्लोक तक रघुवंश में पढ़ना है। भाग घ में अगर गद्यांश की बात करें तो गद्यांश में शुकनासोपदेश पढ़ना है। कादंबरी बाणभट्ट की रचना कादंबरी है, कादंबरी का एक छोटा अंश शुकनासोपदेश है, शुकनासोपदेश पढ़ना है केवल, और वो भी शुकनासोपदेश पूरा नहीं पढ़ना है, आपको केवल लक्ष्मी, प्रारंभ से लक्ष्मी वर्णन के प्रसंग तक केवल पढ़ना है, जहां तक लक्ष्मी का वर्णन है वहीं तक केवल शुकनासोपदेश पढ़ना है। इसके बाद संस्कृत भाषा नैपुण्य में नाटक आपको पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण में भाषा प्रयोग और नाट्यांश पढ़ने हैं। उसके बाद भाग क में कारक का परिचय, प्रमुख प्रत्यय और प्रमुख अव्यय, सामान्य कारक का अध्ययन करना है, किस विभक्ति में, किस अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, और सभी कारकों का किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति करने वाला कौन सूत्र है, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय में आपको कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, सभी तीनों प्रत्ययों को क्रमशः आपको पढ़ना है। प्रत्यय से सवाल खूब पूछता है, कोई शब्द देकर उसमें आपसे पूछ लेगा कौन सा प्रत्यय है। इसके बाद प्रमुख अव्यय पढ़ने हैं। इसके बाद आपको लघु वाक्य रचना भाग ख में। इसके बाद भाग ग में प्रतिमा नाटक और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें आपको प्रतिमा नाटक और अभिज्ञान शाकुंतलम आपको अच्छे से पढ़ना, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसको आप 15 से 20 दिन में इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद भाग क में अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में कारक परिचय में 7 विभक्तियां, प्रत्यय में अब कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने हैं, तो अक्ता, अक्तवतु, सत्री, सानस, तुमुन, अक्त्वा, ल्यप, ल्युट, तब्यत, अनियर और तब्यत तब्यार प्रत्यय पढ़ने हैं। कुछ प्रमुख अव्यय जैसे च, वा, अपि, इति, अत्र, यत्र, तत्र, यदा, सदा,
हाँ, यथा, अद्य, एव, इन अव्ययों का अर्थ क्या है और इन अव्ययों का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, इसका अध्ययन करना है। उसके बाद भाग ख में भाषा प्रयोग में लघु वाक्य की रचना में व्याकरणात्मक प्रयोगों पर आधारित, जैसे जो आपके साहित्य के ग्रंथ लगे हैं उन साहित्य के ग्रंथों में कोई श्लोक की कोई पंक्ति दे देगा और उसमें कोई शब्द देकर पूछेगा उसमें कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा विभक्ति है, कौन वचन है, कौन सा लकार है, ये सब भी पूछता है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम का केवल चतुर्थ अंक पढ़ने हैं, पूरे 7 अंकों को नहीं पढ़ना है। केवल चतुर्थ अंक में मात्र 22 श्लोक हैं, 22 श्लोक का पंक्तिशः अध्ययन आपको करना है। कोई भी पंक्ति कहीं से भी पूछी जा सकती है। प्रतिमा नाटक का केवल तृतीय अंक पढ़ना है। प्रतिमा नाटक में तृतीय अंक में केवल आपको जो भी चीजें श्लोक हैं जितने हैं सभी श्लोकों को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद संस्कृत व्याकरण, अपठित, अवबोधन, निबंध एवं छंद अलंकार। निर्धारित पाठ्यक्रम में आपको संधि परिचय, समास पढ़ना है, अनुच्छेदों का अवबोधन करना है, लघु संस्कृत निबंध, छंद अलंकार। भाग क में आपको संधि परिचय, मुख्य संधियों का उदाहरण, समास परिचय में अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, नई समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास पढ़ने। भाग ख में अपठित अंश अवबोधन, अपठित अनुच्छेदों का अवबोधन, अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं। इसके बाद लघु संस्कृत निबंध में संस्कृत भाषा, साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न। छंद अलंकार में आप कर देखें तो कुछ प्रमुख छंदों का भी अध्ययन करना है। छंद से आपको छंद के उदाहरण याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो छंद दिया है उन सभी छंदों का केवल लक्षण याद करना है। आप वर्ण और मात्रा गिन करके उस श्लोक में बता सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो कौन कौन छंद पढ़ने हैं, सभी नहीं पढ़ने हैं। अनुष्टुप, उपजाति, वंशस्थ, वसत, तिलका, मालिनी, श्रगधरा व शार्दुल विक्रीडित, केवल इतने ही छंद के लक्षण याद करने हैं। अलंकार में आपको केवल अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष और अर्थांतरन्यास, इन अलंकारों का लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं। संस्कृत एवं संस्कृति में वेद, उपनिषद, इतिहास एवं पुराण से संदर्भित सवाल है। इसके बाद निर्धारित पाठ्यक्रम में भाग क, ख, ग, घ में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का सामान्य अध्ययन, ईशावास्योपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ने हैं। वाल्मीकि का रामायण और महाभारत का सामान्य अध्ययन, कितने कांड हैं, किस कांड में कौन सी कहानी है, ये शंभुक वर्णन किसमें है, शंभुक वध वर्णन। महाभारत में विष्णु पुराण, अग्नि पुराण का संदर्भ। ऋग्वेद में आपको केवल गायत्री मंत्र पढ़ने हैं, शांति पाठ पढ़ने हैं। यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त पढ़ने हैं। उपनिषद में आपको ईशावास्य उपनिषद का केवल 7 मंत्र शुरुआत के पढ़ने हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली का 11वां अनुवाक केवल पढ़ना है। और इसमें इतिहास में वाल्मीकि रामायण, रामकृत उपक्रम, बालकांड द्वितीय सर्ग। रामायण में बालकांड का द्वितीय सर्ग केवल 1 से लेकर के 43 श्लोक तक ही पढ़ने हैं। महाभारत की विदुर नीति उद्योग पर्व में अध्याय 38 का 1 से 47 पद्य पढ़ने हैं। भाग घ में पुराण संदर्भ में विष्णु पुराण में भारतवर्ष वर्णन तक पढ़ने हैं। अग्नि पुराण में जलाशय निर्माण आदि पढ़ने हैं। अध्याय 282 1 से 14 श्लोक तक पढ़ने हैं केवल अग्नि पुराण में। और इसके बाद यहाँ पर टॉपिक ऑफ स्लीव टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपके सवाल आएंगे, तो वो आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं। लर्निंग, टीचिंग, लैंग्वेज, ये सब आप लोग खुद से देख लेंगे। अभी मैं केवल आपको संस्कृत का जो DSSB TGT का जो संस्कृत का पाठ्यक्रम था वो आपके सामने रखा। ज़्यादातर सवाल आपकी परीक्षा में व्याकरण से पूछ लिए जाते हैं और साहित्य से पूछ लिए जाते हैं, तो व्याकरण को आपको अच्छे से तैयार करना है। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप और धातु रूप, ये जो टॉपिक हैं ये आपके नंबर बढ़ाने वाले टॉपिक हैं। तो व्याकरण के टॉपिक को खूब अच्छे से पढ़ना है। साथ में साहित्य में जो सिलेबस आपके दिए हुए हैं उन सिलेबस को भी खूब अच्छे से पढ़ाई करना है। हमारे पास पूरा समय है, 3 से 3.5 महीने का पूरा समय है। आपकी परीक्षा मार्च तक होगी, तो हमारे पास पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा आपका दिसंबर और जनवरी, पूरा मतलब 4 महीने का समय हमारे पास है। अगर मार्च में परीक्षा होगा तो जनवरी फरवरी भी ले लीजिए, तो 4 महीने का पूरा समय है। 4 महीने में इस पूरे पाठ्यक्रम को बहुत विधिवत तरीके से PYQ को हल करते हुए हम लोग अच्छे से संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। एक अच्छा मौका मिला है दिल्ली में संस्कृत का अध्यापक बनने के लिए, तो आप इस मौके से चूकिए नहीं, आप एकदम अध्ययन में जुड़ जाइए। और आप सबको पता है कि आने वाले समय में
और कठिन होता जाएगा, इसलिए अब देरी नहीं करना है। आपको एलिजिबिलिटी पता ही होगा, डीएसएसबी टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप संस्कृत विषय से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन संस्कृत विषय में होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना अनिवार्य है। अगर आप बीएड हैं और ग्रेजुएशन संस्कृत में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छा, आपके लिए मैं डीएसएसबी संस्कृत का बिल्कुल नया बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच लेकर आ रहा हूँ। आप लोग इस डीएसएसबी के न्यू बैच में इनरोल हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बैच में इनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है गूगल पे, आपको अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 सर्च करेंगे। यहाँ पर आप एप्लीकेशन पे आएंगे, ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स में आते ही आप टीचिंग पे आएंगे, तो इस टीचिंग महापैक से भी जुड़ सकते हैं। अलग से आपको डीएसएसबी संस्कृत का भी बैच मिल जाएगा। तो टीचिंग महापैक से अगर आप जुड़ेंगे तो आप डीएसएसबी टीजीटी के बैच आपको मिल जाएंगे। तो इस टीचिंग महापैक में आप जुड़ जाएंगे। इसके लिए आपको बाय नाउ करना है। एक और काम करना है, YT29 ये कूपन कोड आप जब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, YT29 ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। YT29 कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो बहुत कम फीस में आपको बैच मिले। संस्कृत का बिल्कुल नया बैच शुरू हो ही जाएगा, 1-2 दिन में हम शुरू कर देंगे। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिए और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे से सरल ढंग से हम पूरे साल सिलेबस को, संस्कृत को पूरा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।